सोचिए, आप एक जन्मदिन की पार्टी में हैं, सब हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन तभी एक छोटी सी बात पर बहस होती है और अगले ही पल वो खुशी का माहौल एक खूनी खेल में बदल जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई बिल्कुल मामूली सी बातें अचानक से बेकाबू होकर जानलेवा हिंसा में बदल गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जश्न का माहौल पल भर में तबाह हो गया? आज की इस चर्चा में हम इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात करेंगे उस अचानक भड़के जानलेवा गुस्से की, फिर इन दोनों घटनाओं की तुलना करेंगे। इसके बाद हम उस दर्दनाक मानवीय कीमत को समझेंगे जो इन परिवारों ने चुकाई है। साथ ही क्षेत्रीय पहचान से जुड़े उस गहरे पूर्वाग्रह पर भी बात करेंगे जो इसके पीछे था। और अंत में देखेंगे कि इस पर राजनीति ने क्या मोड़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, खुशी से जानलेवा गुस्सा, त्रासदी के तुरंत बाद। इन घटनाओं का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो है इसका विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो जश्न चल रहा था और दूसरी तरफ अचानक मातम छा गया। दिल्ली और यूपी दोनों जगह की घटनाओं को अगर हम अगल बगल रखकर देखें तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आता है। दिल्ली का मामला देखिए, वहां विवाद भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर हुआ और जान गई बेचारे फूड डिलीवरी वालों की। और यूपी के बुलंदशहर में तो हद ही हो गई। महज चेहरे पर जन्मदिन का केक लगाने जैसी छोटी सी बात को लेकर गोलियां चल गईं। दोनों ही मामलों में गुस्सा इस कदर भड़का कि उसने वो नुकसान कर दिया जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। अब जरा दिल्ली वाली घटना की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। देखिए, रात के 12 बज रहे हैं, एक बच्चे की बर्थडे पार्टी खत्म होती है, सब नॉर्मल है। रात के 2 बजे कुछ दोस्त आरके प्रॉपर्टीज के बाहर अपनी कैब का इंतजार कर रहे हैं। 2:05 पर आपस में भोजपुरी बोलने को लेकर एक छोटी सी बहस शुरू होती है और ठीक 5 मिनट बाद यानी 2:10 पर एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला गोली चला देता है। अब सोच रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट, महज 10 मिनट के भीतर एक आम सी बातचीत ने एक इंसान की जान ले ली। खंड 2, त्रासदियों के कारणों की तुलना, विवाद का विश्लेषण। तो अब सवाल ये है कि आखिर बात इतनी बिगड़ी कैसे? क्या चीज़ थी जिसने चिंगारी का काम किया? अगर हम इन दोनों घटनाओं की तुलना करें तो बहुत अजीब बात निकल कर आती है। बुलंदशहर यूपी में जिम ट्रेनर की पार्टी चल रही थी, मजाक में चेहरे पे केक लगा दिया गया और नतीजा 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 लोग गिरफ्तार हुए। उधर दिल्ली के जाफरपुर कला में बच्चे की पार्टी के बाद सिर्फ जोर जोर से भोजपुरी बोलने पर बवाल हो गया। इसमें एक की जान गई, एक घायल हुआ और एक पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ। जरा सोचिए, यूपी में दोस्तों का मजाक और दिल्ली में एक मामूली सी बातचीत, दोनों का अंजाम इतना खौफनाक और बेतुका था। और दिल्ली की घटना में चश्मदीदों ने जो बताया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा ने गोली चलाने से ठीक पहले कहा था, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए का प्लॉट होगा, मेरे पास 6 लाख रुपए की बंदूक है। बस यही है वो बयान। ये साफ दिखाता है कि उस रात सत्ता और हथियार का नशा किस कदर हावी था कि इंसान की जान की कीमत एक बंदूक के आगे कुछ भी नहीं रही। खंड 3, पीछे छूटी मानवीय कीमत, आंकड़ों के परे दर्द। लेकिन देखिए, जब हम ऐसी क्राइम की खबरें पढ़ते हैं ना, तो अक्सर असली दर्द इन आंकड़ों और पुलिस की फाइलों के पीछे छुप जाता है। ये जो नंबर 5 है, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 5 लोगों की हकीकत है जो 10 बाय 12 के एक बेहद छोटे से कमरे में गुजारा करते थे। और ये पांचों लोग पूरी तरह से सिर्फ एक ही इंसान की कमाई पर निर्भर थे। वो कमाई जो उस रात उस एक गोली के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं 22 साल के पांडव कुमार की। ज़ोमैटो और स्विगी में डिलीवरी का काम करता था। घर में बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था वो। अपने टीबी से पीड़ित भाई की मदद करने के लिए उस लड़के ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। और यही नहीं, अपनी गुजर चुकी बहन की छोटी बच्ची को पालने और पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी भी उसी ने उठाई थी। मतलब उस रात सिर्फ एक 22 साल के लड़के की जान नहीं गई है, उस एक गोली ने एक पूरे के पूरे परिवार को जड़ से उखाड़ फेंका है। और ऐसे में जब आप पांडव की बहन गुंजन की ये शब्द सुनते हैं, मौत की सजा, मौत चाहिए, तो वो दर्द बिल्कुल महसूस होता है। एक परिवार जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, उनकी ये न्याय की गुहार एकदम जायज लगती है। एक तरफ वो लापरवाही भरा बेतुका सा गुस्सा था जिसने पल भर में जान ले ली, और दूसरी तरफ अपने घर का चिराग खोने के बाद न्याय के लिए तड़पता ये परिवार। खंड 4, क्षेत्रीय पहचान का पूर्वाग्रह, अंतर्निहित तनाव।
अब इस पूरी दिल्ली वाली घटना ने एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि हम बाहर से आए लोगों को देखते कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचली समुदाय की। बिहार और पूर्वी यूपी से आए वो लोग जो सच कहें तो दिल्ली के कामकाजी ढांचे की, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अक्सर उन्हें अपनी भाषा, अपनी पहचान को लेकर अजीब से सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और यही वो कड़वा सच है जो हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि आखिर महज भोजपुरी बोलना इतना बड़ा गुनाह कैसे बन गया कि इसके लिए किसी की जान ले ली जाए। देखिए, बिहार में उद्योगों की कमी की वजह से काम की तलाश में लोगों का वहां से पलायन कोई नई बात नहीं है। बहुत लंबा इतिहास है इसका। पर वहां उन्हें अक्सर कैसे देखा जाता है? उन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। आपको 2006 का वो सीलिंग अभियान याद होगा? तब भी लाखों बिहारियों के रोजगार पर सीधा असर पड़ा था। लेकिन अब जो हुआ है ना, वो एक अलग ही लेवल का डर पैदा करता है। पहले भेदभाव आम मकान मालिकों या पड़ोसियों तक सीमित था, पर अब अगर रक्षा करने वाली हथियारबंद पुलिस ही इस नफरत का शिकार हो जाए तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये सबसे डरावनी बात है। हालांकि यहाँ हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा, क्योंकि कुछ विरोधाभासी बातें भी सामने आई हैं। जिस प्रॉपर्टी के बाहर ये सब हुआ, वहाँ के मालिक का कहना है कि पुलिस वाला नशे में था और गोली बस गलती से चल गई। लेकिन कई चश्मदीदों ने साफ साफ और जोर देकर ये बात कही है कि उस ऑफ ड्यूटी स्पेशल सेल कांस्टेबल ने जानबूझकर गालियां दी और खासकर उनके बिहारी होने को निशाना बनाते हुए ये पूरी घटना की। खंड 5, राजनीतिक बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं और मांगे। और जाहिर है इतनी बड़ी घटना के बाद राजनीति तो होनी ही थी। चारों तरफ से बयान आने शुरू हो गए। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सीधा सरकार पर निशाना साधा कि वो बिहार विरोधी माहौल बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग रख दी। उधर बिहार सरकार की तरफ से सम्राट चौधरी ने परिवार को 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अजीब बयान आया जीतन राम मांझी का, जिन्होंने मीडिया में कथित तौर पे कह दिया उसे मार दिया गया तो क्या। मतलब आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पटल पर कैसी कैसी और कितनी अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और अगर हम इन आर्थिक मुआवजे के आंकड़ों को देखें तो एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की 1 करोड़ रुपए की बड़ी मांग है और दूसरी तरफ जमीन पर वास्तव में दी गई 8 लाख रुपए की राहत। यह साफ दिखाता है कि कैमरे के सामने मंचों से किए गए दावों और असल में पीड़ित परिवार तक पहुंचने वाली मदद में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। इन सब राजनीतिक शोर शराबे और दावों के बीच चलिए एक पल के लिए उस माँ के पास लौटते हैं जिसका घर उजड़ गया। पांडव की माँ मीना देवी के ये शब्द दिल चीर देने वाले हैं। जैसे ही उसे पता चला कि हम बिहार से हैं, उसने गोली चला दी और भाग गया। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक ऐसी माँ का दुख है जिसने कथित तौर पर महज क्षेत्रीय नफरत और पूर्वाग्रह की वजह से अपने जवान बेटे को खो दिया है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिन बड़े शहरों को बनाने में, उन्हें चलाने में ये प्रवासी अपना खून पसीना एक कर देते हैं, अगर वहां उनकी रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी ही क्षेत्रीय नफरत में अंधे होकर उनकी जान लेने लगें, तो फिर ये हाशिए पर रहने वाले लोग खुद को महफूज कहाँ महसूस करेंगे? ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और हमारे समाज की जवाबदेही पर खड़ा एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत